हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं फिर से पार्लियामेंट के बारे में। लास्ट क्लास में हम पार्लियामेंट के 2 सेशन पढ़ चुके हैं, 2 प्रीवियस क्लासेस हो चुकी है हमारी पार्लियामेंट का पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के पार्ट थर्ड की, जिसमें हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। पिछली लेक्चर में हमने राज्यसभा के बारे में डिस्कस किया था, देखिए लोकसभा के बारे में आज सबसे पहले हम बात करेंगे अदर नेम्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा को अन्य किन किन नामों से पुकारा जाता है आपको ध्यान होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर तो मतलब जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी इस पेपर में से आपके पास कई क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे आपका जीएलओ का पेपर हो, चाहे आपका आरसीएस का पेपर हो या आपका जुडिशियल सर्विसेज का पेपर हो, कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकसभा को किन किन नामों से पुकारा जाता है, जैसे लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन, लोकसभा को लोअर हाउस, पॉपुलर हाउस और हाउस ऑफ पीपल के नाम से पुकारा जाता है, या किसी टेम्पररी हाउस भी कहा जाता है। देखिए बताती हूँ, लोअर हाउस में से कहा जाता है, निम्न सदन से कहा जाता है। एक तो ये ऐसा है कि निम्न सदन इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो मेंबर्स आते हैं, ठीक है ना, वो मेंबर्स क्या होता है बहुत कम एज के, जैसे मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है यहाँ पर 25 ईयर्स, मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष, जैसे राज्यसभा में कितनी थी 30 वर्ष की, तो यहाँ पर कम उम्र चाहिए होती है, ठीक है ना। इसके अलावा बात ध्यान रखिए, इसे निम्न सदन कहा जाता है। यहाँ पर इस शब्द को पढ़ के आप ये ना समझे कि इसके पास पावर्स नहीं है। हम कंपैरिजन जब करते हैं लोअर हाउस या अपर हाउस की, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा के, तो लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स है ना, वो ज्यादा शक्तिशाली होती है, ठीक है। तो इसे लोअर हाउस कहा जाता है। देन पॉपुलर हाउस की हम बात करें, पॉपुलर हाउस ये क्योंकि यहाँ पर लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम में से पीपल में से चुन के आते हैं, जनता में से जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और वो यहाँ पर जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसे पॉपुलर हाउस या फिर हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। क्योंकि हम में से ही प्रत्याशी चुनकर जाते हैं, हम ही चुनाव करते हैं, मतलब सामान्य जनता चयन करती है, इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू मेंबर्स को यहाँ लोकसभा भेजा जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, पॉपुलर हाउस या हाउस ऑफ पीपल। आप इसे टेम्पररी हाउस भी कह सकते हैं, वो इसलिए कह सकते हैं कि जैसे राज्यसभा परमानेंट हाउस थी, क्योंकि वो कभी डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन लोकसभा को भंग पहले भी किया जा सकता है, 5 वर्ष की उसकी अवधि होती है, अभी हम पढ़ेंगे उसके टेन्योर के बारे में। तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है बीच में भी, और हर 5 साल में तो वो डिसॉल्व हो ही जाती है, इसलिए उसे टेम्पररी हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो मैं अदर नेम्स के बारे में, जैसे कई बार क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा के मेंबर्स के बारे में, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों के बारे में, ठीक है। तो कितने, मतलब लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें कि कुल कितने सदस्य होते हैं लोकसभा में, तो वो है 552। ये तो है टोटल स्ट्रेंथ जो आपकी डिवाइडेड है इस तरह से 530 + 20 + 2, ठीक है। ये जो 530 सदस्य होंगे, ये सदस्य कहाँ से होंगे, कहाँ से चुने जाएंगे, स्टेट्स, इलेक्टेड बाय द, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट्स। इसके अलावा ये जो 20 सदस्य होंगे, ये कहाँ से आएंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द यूटीज। कहाँ से आएंगे, यूटीज मींस यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्रों से। और ये जो 2 सदस्य होते हैं, ये होते हैं एंग्लो इंडियंस, जो नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन से चुनकर आएंगे राज्य क्षेत्रों से, यहाँ पर ये संघ राज्य क्षेत्र, सॉरी राज्यों से, यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्रों से, और यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। अब देखिए प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, भाई जरूरी नहीं कि 552 मेंबर्स हो ही पूरे, है ना, हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो टोटल 545 मेंबर्स है लोकसभा में, ठीक है, जिसमें से भी वो डिवाइडेड है आपके 530 + 30 + 2, ठीक है। यहाँ पर ये तो राज्यों से है, ये संघ राज्य क्षेत्रों से। अब पूरे के पूरे 20 इसलिए नहीं आ रहे संघ राज्य क्षेत्रों से क्योंकि कई यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, पॉपुलेशन कम है,
तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कुछ से नहीं है, जैसे लाइक दिल्ली वगैरह से, तो यहाँ पर ये है। ऐसी ही व्यवस्था हमने वहाँ भी पढ़ी है राज्यसभा में, ठीक है। तो इस तरह से 530 + 13 + 2 ये एंग्लो इंडियंस हो गए। फिर हम लोग जैसे चूँकि अगर बात चल रही है नंबर ऑफ मेंबर्स की, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है, हम देखें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या सन 2000 तक, मतलब 2000 ईस्वी, लोकसभा के सदस्यों की संख्या सन 2000 तक इतनी ही रहेगी, उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। बात करें 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। अब इसके बाद हम बात करें 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो आपका 2001 में हुआ था, 84वां संविधान संशोधन, उसमें भी ये कहा गया था। अब उसमें बढ़ाकर क्या कर दिया गया, इस ईयर 2000 को 2026 तक कर दिया गया कि 2026 तक अब जो है संख्या कितनी रहेगी, 545 ही रहेगी लोकसभा सदस्यों की, उसको बढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों संशोधन यहाँ नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में। भाई लोकसभा की सीट्स में रिजर्वेशन तो है, आरक्षण तो है, तो कैसे है, इसके बारे में क्या व्यवस्था कर रखी है भारतीय संविधान में। फिर हम बात कर रहे हैं आरक्षण के बारे में, यानी कि रिजर्वेशन इन लोकसभा सीट्स। तो लोकसभा की सीट्स के बारे में आरक्षण है, देखिए सबसे पहले हम इसके संदर्भ में बात करेंगे आर्टिकल 330 की। आर्टिकल 330 कहता है कि लोकसभा की सीटों में SC और ST के लिए आरक्षण होगा, आरक्षण किया जाएगा अगले 10 वर्षों के लिए, यहाँ पर SC और ST के लिए आरक्षण होगा। फिर आर्टिकल 331 कहता है कि लोकसभा की सीटों में एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण होगा, ये एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन की बात करती है, ये SC ST के रिजर्वेशन की बात करती है। फिर बाद में आपको बात आती है, इनके साथ ही पढ़ा जाता है आर्टिकल 334, ये इन तीनों का कॉम्बो है, इनको साथ में पढ़ा जाएगा। 330 व्यवस्था करता है SC ST के आरक्षण की, कौन सा आरक्षण, लोकसभा की सीटों में आरक्षण। 331 बात करता है एंग्लो इंडियंस के आरक्षण की, लोकसभा की सीटों में आरक्षण की। और 334 कहता है कि SC ST और एंग्लो इंडियंस के लिए जो आरक्षण होगा, वो मूल जो संविधान था उसमें कहा गया था कि 10 वर्ष बाद, मतलब आफ्टर 10 ईयर्स को समाप्त कर दिया जाएगा, 10 वर्ष बाद को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए होता ये रहा कि समय समय पर सरकारों ने आर्टिकल 334 में संशोधन किया और बार बार ये जो 10 साल वाली अवधि है ना, इसको अगले 10 साल तक बढ़ाते चले गए कि भाई SC ST और एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए बढ़ गया, देन फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए बढ़ गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये अब स्थिति देखिए 2009 की हम लोग अगर बात करें, जब 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हम लोग अगर बात करें जो 2009 में आया, उसमें भी SC ST और एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण को फिर आगे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 10 वर्षों के लिए इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब प्रेजेंट की बात करते हैं हम लोग, प्रेजेंट में हुआ, आज की हम लोग बात करें तो अब हम बात करते हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के बारे में। संविधान का 104वां संवैधानिक संशोधन के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें कि जो कि लागू कब से हुआ, कमेंस हुआ है 25 जनवरी 2020 से, 25 जनवरी 2020 से, जिसमें SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए, यानी कि 25 जनवरी 2030 तक के लिए SC ST के लिए लोकसभा की सीटों में जो आरक्षण है उसको बढ़ा दिया गया। लेकिन अब रही बात हमारे पास एंग्लो इंडियंस को लेकर, तो इस वाला जो संवैधानिक संशोधन है, इसमें एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन को सरकार ने नहीं बढ़ाया है। सरकार का ये कहना है कि भाई जैसा कि हम देखते हैं स्रोतों से, सरकार का ये कहना है कि एंग्लो इंडियंस की संख्या क्योंकि अब नाम मात्र की रह गई है, इसलिए अब जरूरत नहीं। अब हम बात करेंगे, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एंग्लो इंडियंस के बारे में।
हमने यहाँ तक पढ़ा ना एंग्लो इंडियंस की, एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले तो जैसे जनरली आप लोग जानते होंगे कि एंग्लो इंडियंस होते कौन है। एंग्लो इंडियंस जैसे पहले जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, तो कुछ ब्रिटिशर्स जैसे यहाँ रह गए या उन्होंने जिन्होंने इंडियन लेडीज के साथ में मैरिज कर ली, तो उनसे जो संतानें पैदा हुई, जो वो कौन कहलाई, एंग्लो इंडियंस। मीन्स अगर फादर मतलब फादर की लाइन में जो एंसेस्टर्स है उनमें अगर फादर या ग्रैंड फादर कोई ब्रिटिशर्स है और मदर क्या है इंडियन है, तो जो उनसे पैदा हुई संतानें हैं वो क्या कहलाएगी, एंग्लो इंडियंस। तो इस तरह के ग्रुप जो हमारे भारत में निवास करने लगे थे, बस गए थे, उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में करने के लिए ये प्रोविजन किया गया था 331 का, ठीक है। और अभी जैसे रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया एंग्लो इंडियंस के बारे में कि जो 104वां संविधान संशोधन है जो 25 जनवरी 2020 से लागू हुआ, उसमें अगले 10 वर्षों के लिए यानी कि 25 जनवरी 2030 के लिए SC/ST के जो आरक्षण को 10 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन एंग्लो इंडियंस के आरक्षण को केंद्र सरकार ने नहीं बढ़ाया है, ये कहते हुए कि अब जो इनकी संख्या है वो बहुत कम रह गई है, ठीक है ना। चलिए फिर इसके बाद ये तो हुआ आपका टॉपिक रिजर्वेशन का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्शन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर्स। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है, तो जैसे मैंने आपको उसमें अपना लास्ट लेक्चर था उसमें भी आपको बताया था कि लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा आते हैं, डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। इट मीन्स प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। कैसे आते हैं वो, वयस्क मताधिकार द्वारा, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आर्टिकल 326 की जो राइट टू वोट या वयस्क मताधिकार के बारे में बात करता है। ऐसा नागरिक, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आयु उम्र के 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं उसको राइट टू वोट है आर्टिकल 326 के तहत, यानी 18 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो वोट दे सकता है, मत दे सकता है। और यहाँ पर चुनकर सदस्य कहाँ जाते हैं, लोकसभा में, ठीक है ना। अगर हम एज के बारे में बात करें तो मूल संविधान में वोट देने की जो एज थी वो थी 21 वर्ष, 21 ईयर्स। उसके बाद आपका जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 लाया गया और 61वां जो संवैधानिक संशोधन था उसके बाद इस 21 वर्ष की आयु के स्थान पर 18 वर्ष कर दी गई वयस्क मताधिकार की उम्र, ठीक है। तो इस तरह से जो मेंबर्स होंगे लोकसभा के वो इलेक्टेड होंगे थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल। हमने पहले भी बात करी है इस बारे में। फिर हम बात करते हैं अब टेन्योर ऑफ लोकसभा के बारे में। टेन्योर की बात करते हैं, लोकसभा के कार्यकाल। तो लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो होता है 5 वर्ष, 5 इयर्स। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष तक लोकसभा चलती है। ध्यान देने की बात यह है कि लोकसभा का 5 वर्ष पहले भी विघटन हो सकता है। कब हो सकता है, जब उसके पास मेजॉरिटी नहीं हो। यदि लोकसभा ने अपनी मेजॉरिटी खो दी है या कम हो गई है उसकी मेजॉरिटी, तो वो 5 वर्ष से पहले भी उसका विघटन हो सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान दीजिए कि 6 इयर्स के कंसेप्ट जो कई पढ़ते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किन कंडीशंस में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है, तो वो हो जाएगा इन द कंडीशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात के समय। यदि देश में राष्ट्रीय आपात है तो उस समय लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष किया जा सकता है। एक और बात यहाँ पर ध्यान देने की ये है कि इससे संबंधित 2 अमेंडमेंट्स आपके हैं इंपॉर्टेंट। एक तो है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके तहत जब इंदिरा गांधी सरकार थी तो उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल परमानेंटली 6 इयर्स के लिए 6 वर्ष का कर दिया था। फिर दोबारा जब बाद में जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको हटा दिया और अब वो कार्यकाल कितना हो गया, 5 वर्ष। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से लोकसभा का टेन्योर जो होता है वो 5 इयर्स का होता है और नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन में ये 1 साल एक्सटेंड होकर 6 वर्ष किया जा सकता है। लास्टली हम बात करेंगे आखिर में लोकसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस के बारे में।
ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर्स। हमने जब राज्यसभा के बारे में पढ़ा था तो वहां पर ये लगभग दोनों सेम ही है, दोनों की क्वालिफिकेशन एक ही जगह दे रखी है और सेम है, केवल इनमें एज का डिफरेंस है। राज्यसभा में तो जो मिनिमम एज चाहिए होती है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए वो होती है 30 वर्ष, जबकि लोकसभा में होती है 25 वर्ष। तो इसे देखिए पॉइंट्स में हम लोग देख लेते हैं। मेंबर मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, जो भी सदस्य है उसका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। उसकी जो मिनिमम एज है, जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स, 25 वर्ष का तो वो कम से कम हो। इसके अलावा नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में भी चर्चा करी थी कि वो किसी भी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। देन नॉट डिक्लेयर अनसाउंड माइंड, नॉट डिक्लेयर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कहने का मतलब ये है कि किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा ना तो वो अस्वस्थ मस्तिष्क वाला घोषित होना चाहिए, ना ही वो अनउन्मोचित दिवालिया घोषित किया जाना चाहिए। अगर वो ऐसा है तो वो लोकसभा का मेंबर बनने के योग्य नहीं होता। इसके अलावा संसद की किसी भी विधि के तहत या किसी भी विधि के अधीन वो निर्हित यानी कि डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, नॉट टू बी डिस्क्वालीफाइड by or under any law made by parliament, भाई पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी विधि के तहत, किसी भी विधि के अधीन या किसी भी विधि के द्वारा वो डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। अगर वो उसके तहत डिस्क्वालीफाई है तो वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता। एक और इम्पोर्टेंट बात आखिर में जो हमने वहां पर भी राज्यसभा में पढ़ी थी, आर्टिकल 102 का क्लोज 2 जो बात करता है हमारे 10th शेड्यूल के बारे में, नॉट टू बी डिस्क्वालीफाइड अंडर 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची के तहत वो निर्धारित घोषित नहीं होना चाहिए। 10वीं अनुसूची जो दल बदल कानून से संबंध रखती है, उसके तहत भी अगर वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो भी वो लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता। तो इस तरह से हमने क्वालिफिकेशंस के साथ में उसके डिस्क्वालिफिकेशंस को भी डिस्कस कर लिया है। तो ये बात हुई, हमने आज लोकसभा देखा जिसमें हमने लोकसभा के किन किन नामों से जाना जाता है, उसके अदर नेम्स क्या होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स कौन होंगे, रिजर्वेशन के बारे में हमने आर्टिकल 330, 331 एंड 334 के बारे में बात करी। देन फिर हम लोगों ने इसकी इलेक्शंस के बारे में देखा, टेन्योर देखा एंड क्वालिफिकेशन देखी। तो इस तरह से हमारा लोकसभा का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों में कंपैरिजन पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।